Hello and welcome to another episode of नमस्कार और इंडिया एंड ग्लोबल लेफ्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप इस शो में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाइए। आप यूट्यूब मेंबर बनने, पैट्रन बनने या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के जरिए थोड़ी सी राशि दान करने पर भी विचार कर सकते हैं। बिना देर किए आइए आज रात के हमारे मेहमान राजदूत चास फ्रीमैन का स्वागत करते हैं। राजदूत फ्रीमैन एक सेवानिवृत्त अमेरिकी राजनीतिक, लेखक और राजनीतिक टिप्पणीकार हैं। राजदूत फ्रीमैन, इंडिया एंड ग्लोबल लेफ्ट में आपका फिर से स्वागत है। Freeman, welcome back to India and Global Left. The slate, remember Jyotishmalai cease. I wanted to start with your. मैं शुरुआत आपसे इस अपडेट से करना चाहता था कि अमेरिका और ईरान के बीच की स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं। हम अभी भी एमओयू पर बातचीत के 60 दिनों की अवधि में हैं। हालांकि अमेरिका ने पिछले शुक्रवार को विराम देने से पहले 13 दिनों तक ईरान पर बमबारी की और उसके बाद से हमने एक तरह का सापेक्ष ठहराव देखा है। हालांकि क्षेत्रीय स्तर पर तनाव बढ़ना उल्लेखनीय रहा है, खासकर सऊदी अरब और इराक में। अगर आप हमें एक अपडेट दे सकें, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध और कूटनीति के हम किस चरण में हैं? War diplomacy between US and Iran are we in? Well, first of all, the memorandum of understanding or खैर सबसे पहले तो समझौता ज्ञापन या ज्यादा सही कहें तो गलतफहमी का ज्ञापन खत्म हो चुका है। वह अब लागू नहीं है। उसके होने के बहुत जल्द बाद ही अमेरिका ने उसका उल्लंघन किया और फिर ईरान ने भी। और ईरानियों ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि जब तक अमेरिका उस एमओयू को लागू नहीं करता वे बातचीत की मेज पर वापस नहीं आएंगे। और अमेरिका का साफ तौर पर ऐसा कोई इरादा नहीं है कि वह उस समझ के तहत अपनी जरूरी जिम्मेदारियां पूरी करे। इजरायलियों को लेबनान से हटाना, ईरान पर मौखिक और सैन्य हमले बंद करना, ईरान को 60 दिनों तक होर्मुज जलमरूमध्य में यातायात नियंत्रित करने देना बिना किसी टोल या शुल्क के, और इस तरह के युद्ध विराम से मिलने वाले अन्य लाभ देना। युद्ध विराम बिल्कुल भी ज्यादा समय तक नहीं चला। वह तो इजरायली विशेषताओं वाला युद्ध विराम था। it was a ceasefire with Israeli characteristics. That is, one side was required to ceasefire and the other didn't. यानी एक पक्ष के लिए युद्ध विराम करना जरूरी था और दूसरे के लिए नहीं। तो यही पृष्ठभूमि है। लेकिन मेरा मानना है कि जॉर्डन पर ईरान के बीती रात के हमले को संदर्भ में देखना बहुत जरूरी है। पिछले शुक्रवार डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विदेश नीति और सैन्य सलाहकारों के साथ बैठक की। उन्होंने मूल रूप से उन्हें दो बातें बताईं। पहली, ईरान के साथ इस संघर्ष के लिए हमारे अहम हथियार प्रणालियों का भंडार लगभग पूरी तरह खत्म होने के करीब है। इसमें ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को रोकने की हमारी क्षमता भी शामिल है, और इसमें कुछ तरह के दूर से दागे जाने वाले हथियार भी शामिल हैं, जैसे टॉम हॉक मिसाइलें। हमारे भंडार खत्म हो चुके हैं, और अगर हम इन्हें इसी तरह इस्तेमाल करते रहे तो हम दूसरी आकस्मिक स्थितियों का जवाब देने और दूसरी जगहों पर अपनी जिम्मेदारियां निभाने में असमर्थ हो जाएंगे। इसलिए सैन्य दृष्टि से इसे रोकना ही होगा। दूसरी बात, राजनीतिक दृष्टि से ये विनाशकारी है। Second, from a political point of view, this is disastrous. You are down in the polls now about आपकी लोकप्रियता में अब अमेरिकी जनता के समर्थन के हिसाब से करीब 25% की गिरावट है। heading for a midterm. हम मध्यावधि चुनाव की ओर बढ़ रहे हैं, जो आपकी राजनीतिक विरासत तय करेगा। और असल में हम अपनी ही नाकेबंदी के जरिए ईरान द्वारा होर्मुज जलमरूमध्य की नाकेबंदी को और मजबूत कर रहे हैं। इससे यह तय हो रहा है कि हम बेहद बड़े स्तर के ऊर्जा झटके का सामना करने वाले हैं, जिसमें कीमतें बहुत बढ़ेंगी, और आप कीमतों को नीचे लाने की क्षमता खो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप तेल बाजार और शेयर बाजार में बहुत खुले तौर पर हेरफेर करते रहे हैं, इसलिए उनसे कहा गया कि आपको इसे रोकना होगा, और जवाब में उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने ईरान के साथ लड़ाई में विराम का आदेश दिया। मेरे विचार में ईरान ने अभी दो काम किए हैं। पहला, इस हकीकत को और स्पष्ट किया है कि इस युद्ध में दो पक्ष हैं, और आज मांग नहीं थी तुम हमसे इसलिए so you tell tone. And impose a ceasefire on the other. So there is no ceasefire.
when you hear CENTCOM say that there was जब आप सेंटकॉम को ये कहते सुनते हैं कि उदाहरण के तौर पर ये एक स्पष्ट रूप से अचानक हुआ हमला था, तो उसमें दो शब्द ऐसे हैं जिनका कोई मतलब नहीं बनता। एक है स्पष्ट रूप से, ये वास्तव में अचानक हुआ था, ये एक हमला था। उपग्रहों से ली गई ऊपर से तस्वीरें दिखाती हैं कि जहां सेंटकॉम ने दावा किया कि कोई नुकसान नहीं हुआ और ईरान ने दावा किया कि काफी नुकसान हुआ, सच्चाई इन दोनों अतियों के बीच कहीं थी। नुकसान हुआ था, लेकिन शायद बहुत ज्यादा नहीं था। और दूसरी बात, ईरान ने असल में यह मान लिया है कि अमेरिका पर उसकी अपनी कमी, अपनी क्षमताओं की थकावट के कारण युद्ध विराम थोप दिया गया है। दूसरे शब्दों में, ईरान ने शुक्रवार की बैठक को मान्यता दी है और इस संदर्भ में ईरान ने अचानक हमला न करने का विकल्प चुना है, क्योंकि उसने युद्ध विराम या युद्ध में विराम की घोषणा नहीं की है। a ceasefire or a pause in the war. Therefore, there should be no surprise that it. इसलिए इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि उसने हमला किया, क्योंकि वह कई बातें रेखांकित करना चाहता है। पहली बात, अपने क्षेत्र में उसके खिलाफ अमेरिकी बलों के लगातार जुटाए जाने का उसका विरोध। उसने पहले से हमला करने के इजरायली मानक को अपनी नीति के तौर पर अपना लिया है और अब से वही लागू होगा। जब ईरान को अपने ऊपर हमले की संभावना दिखेगी, तो वह पहले से जवाबी हमला करेगा। यह पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप नहीं है, लेकिन यह पूरी तरह इजरायली मिसाल पर आधारित है। दूसरी बात, अमेरिका को उन खाड़ी ठिकानों से लगभग बाहर धकेल दिया गया है जिन्हें वह कभी ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करता था, और उसे इजराइल और जॉर्डन में अपने बल केंद्रित करने पर मजबूर किया गया है। और मेरा मानना है कि ईरान इजराइल में बलों का जमावड़ा करवाना चाहता है। मुझे नहीं लगता कि वह जॉर्डन पर हमला करना चाहता है, लेकिन वह इजराइल पर हमला करके बहुत खुश होगा। इसलिए वह अमेरिकी बलों को इजराइल की ओर धकेलना चाहता है। और इस संदर्भ में हवा के रुख के दो संकेत हैं जिन्हें नोट करना जरूरी है। पहला, अमेरिकी सैन्य कमांडरों ने कहा है कि अमेरिकी बलों के लिए एकमात्र सुरक्षित माहौल इजरायल में एकत्रित होना है और हमें क्षेत्र के दूसरे हिस्सों से अपने बल हटा लेने चाहिए और उन्हें इजरायल में केंद्रित करना चाहिए। यही ईरान चाहता है, क्योंकि तब सारे निशाने एक सुविधाजनक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। और दूसरा, बेशक अब मेरी बात का सिलसिला टूट गया है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ईरान सिर्फ ये नहीं चाहता कि अमेरिका इजरायल में केंद्रित हो जाए, बल्कि उसे उम्मीद है कि वो हमें वहां हाँक कर ले जाएगा। और मेरे ख्याल से यहाँ एक और बात है जो इस बात की मिसाल है कि पूरा क्षेत्र किस हद तक धधक रहा है। वह है इराक में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज के कुछ तत्वों पर अमेरिका और सऊदी अरब का संयुक्त हमला। मेरे विचार में इससे सऊदी अरब के कई मकसद बहुत अच्छी तरह पूरे होते हैं। पहला, सऊदी अरब ईरान के खिलाफ अपनी जमीन के अमेरिकी इस्तेमाल को सीमित करता रहा है। वह ईरान के साथ युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता, लेकिन यह हमला सऊदी अरब के भीतर के राजनीतिक दबाव का जवाब है। ईरानी हमलों का मुकाबला करने, उनका जवाब देने और उनका बदला लेने का दबाव, खास तौर पर रियाद के दक्षिण में अल-खर्ज स्थित प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर हुए हमलों का। तो यह सऊदी अरब में अच्छी राजनीति है। दूसरा, यह अमेरिका के लिए सऊदी अरब के साथ उसके गठबंधन की फिर से पुष्टि करता है। शायद हम ईरान के खिलाफ सहयोगी नहीं हैं, लेकिन सऊदी अरब पर दूसरी ताकतों के जरिए होने वाले ईरानी हमलों के खिलाफ हम सहयोगी हैं। तीसरा, यह बगदाद की सरकार को याद दिलाता है कि पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज, जो इराकी सेना का हिस्सा है, उन्हें नियंत्रण में रखना जरूरी है, और जब वे नियंत्रण में नहीं रहेंगी तो बगदाद की सरकार को जवाबदेह ठहराया जाएगा। और ये पिछली सऊदी नीति से कोई अलगाव नहीं है, क्योंकि सऊदी विभिन्न तत्वों के, जिसे तथाकथित प्रतिरोध की धुरी कहा जाता है, बहुत विरोधी रहे हैं। चाहे हमास हो, इस आधार पर कि हमास मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़ा एक लोकतांत्रिक आंदोलन है और इसलिए सऊदी राज्य की वैधता के लिए चुनौती है, या हिजबुल्लाह, क्योंकि वह शिया है और लेबनान व सीरिया की उन सुन्नी ताकतों का विरोधी है जिन्हें सऊदी अरब पारंपरिक रूप से समर्थन देता रहा है।
So this is consistent. These are Shiite resistance. तो ये एक रूप है। ये शिया प्रतिरोध बल हैं जो कुछ हद तक ईरान के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए अमेरिकी हमले में सऊदी अरब की भागीदारी, सऊदी अरब में अच्छी राजनीति है, क्षेत्र में भी अच्छी राजनीति है और पारंपरिक रूप से सऊदी नीति के अनुरूप है। और निश्चित रूप से हर कोई इन हमलों के लिए ईरान को दोष दे सकता है, लेकिन ये हमले वास्तव में ईरान ने करवाए थे या नहीं, ये साफ नहीं है। दूसरे प्रतिरोध बलों के मामले में भी यही बात थी। इसलिए सऊदी अरब, जो युद्ध के दौरान उल्लेखनीय रूप से निष्क्रिय रहा है, अब सक्रिय होने का एक ऐसा रास्ता ढूंढ चुका है जो उसके अपने हितों की पूर्ति करता है। बेशक इस सब के बीच हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इजराइल गाजा में नरसंहार जारी रखे हुए है। Israel is continuing to conduct a genocide in Gaza. It is building a wall, a separation wall. वह एक दीवार बना रहा है, अलगाव की दीवार, ताकि गाजा में फिलिस्तीनियों को उस मूल क्षेत्र के लगभग 30% हिस्से तक सीमित कर दिया जाए जिस पर वे रहते हैं। उसने हत्या की है, हम नहीं जानते कितनों की, लेकिन संख्या निश्चित रूप से लाखों के करीब है, न कि वहां फिलिस्तीनियों की आधिकारिक तौर पर मानी गई 73,000 की संख्या। वह वेस्ट बैंक में उन्माद मचाए हुए है और बसने वालों की हिंसा को सक्रिय समर्थन दे रहा है। फिलिस्तीनी खेतों, परिवारों, गांवों और शरणार्थी शिविरों के खिलाफ पोग्रोम। और वह जाहिर है लेबनान में लोगों पर सक्रिय रूप से बमबारी और मशीनगनों से गोलियां बरसा रहा है। अमेरिकी संरक्षण में उसने लेबनान की सरकार के साथ एक नापाक समझौता किया है जिसके साथ उसका युद्ध नहीं था। इस समझौते के तहत युद्ध विराम किया गया है और उसमें हिजबुल्लाह की ताकत को खत्म करने या सीमित करने की संयुक्त कोशिश भी जोड़ दी गई है। हिजबुल्लाह लेबनान की सरकार और इजराइल दोनों का साझा दुश्मन है। Which is a common enemy of the government and of Israel. But in doing this, it is aiming. लेकिन ऐसा करते हुए उसका निशाना लेबनान में उस एकमात्र ताकत पर है जो इजरायली आक्रामकता के खिलाफ लेबनानी संप्रभुता की रक्षा कर रही है, यानी हिजबुल्लाह। और आखिर में जाहिर है सीरिया में एक संघर्ष चल रहा है जिसमें कई कारक शामिल हैं, तुर्की का प्रभाव भी। और हमारे पास इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री अक्टूबर के चुनावों में पद के उम्मीदवार नफ्ताली बेनेट है, जो कह रहे हैं कि इजराइल ईरान को घुटनों पर लाने के बाद तुर्की की तरफ रुख करेगा। तो हम एक उदाहरण देखते हैं कि इजराइल ने यह बुनियादी सच नहीं सीखा है कि अपने क्षेत्र में पूर्ण प्रभुत्व और सुरक्षा की उसकी कोशिश बाकी सभी के लिए पूर्ण असुरक्षा का मतलब होती है और उसके खिलाफ गठबंधनों और सहयोग के विकास को बढ़ावा देती है। आखिर में इजराइल बेशक प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ बैठक के बावजूद जॉर्डन के संदर्भ में मैं यही बात कहना चाहता था। मुझे संदेह है कि नेतन्याहू दावा करते हैं कि ट्रंप के साथ उनकी बैठक अब तक की सबसे बेहतरीन थी। दरअसल शायद ट्रंप ने उन्हें बताया था कि हम अपनी सेनाओं को इजराइल में केंद्रित कर रहे हैं और उन्होंने इसे इजराइल के लगातार अस्तित्व की बड़ी गारंटी माना, जो वैसे भी बढ़ते खतरे में है। लेकिन मैंने कहा था कि ईरानी नजरिए से ये एक ही असुरक्षित इलाके में लक्ष्यों का सुविधाजनक जमावड़ा है। तो खैर, जॉर्डन की सुविधाओं पर ईरानी हमला इस बात की याद दिलाता है कि युद्ध खत्म नहीं हुआ है और ये शायद तेल की कीमतों में हेरफेर करके ट्रंप की नकल करने की ईरानी कोशिश भी रही हो, क्योंकि ईरानी हमले के बाद तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। माफ कीजिए, जानकारी का ये कुछ ज्यादा ही थेरी डर हो ग्रोइंग, लेकिन मैं फ्री सी फ्रा Sorry, that is an avalanche of information, but best I can do. Yeah, that's correct. I have many followers. हाँ, but let ये me सही है। pick up on मेरे बहुत से फॉलोअर्स हैं, the लेकिन जैसा आपने constraints कहा, that मैं इस युद्ध को the चलाने में US, अमेरिका के सामने is मौजूद facing बाधाओं की in बात this उठाना war, चाहता as हूँ। you said, whether चाहे कमी हो it's या or टॉमहॉक weapons मिसाइलों की of कमी की Tomahawk रिपोर्टें हों missiles or या अमेरिकी missiles ठिकानों और उनके सहयोगियों पर होने वाले हमलों को रोकने वाली मिसाइलों की कमी हो, चाहे देश के भीतर युद्ध की अलोकप्रियता हो, जो कुछ रिपोर्टों के मुताबिक करीब 70% है, या फिर आर्थिक स्थिति हो, रणनीतिक तेल भंडार ऐतिहासिक रूप से सबसे निचले स्तर पर है और तेल बाजार का महंगाई बढ़ाने वाला असर है।
इसके अलावा महंगाई के बीच कृषि पर भी इसका असर पड़ रहा है। हिंद महासागर के पार ये एल नीनियो का साल है, यूरोप में लू चल रही है। ये सभी चीजें मिलकर कृषि की कीमतें कुल मिलाकर बढ़ा रही हैं। और फिर चीन के नजदीक होने की वजह से ब्राजील अब कई कृषि निर्यातों में अमेरिका से आगे निकल रहा है। तो अगर ये सभी बातें अमेरिका के लिए युद्ध जारी रखने के खिलाफ हतोत्साहक हैं, तो आखिर ऐसा क्या है जो इस युद्ध को जिंदा रखे हुए है? What is actually keeping the war alive? Well, I think the main thing is Donald Trump, who seems to. खैर मेरे विचार में मुख्य बात डोनाल्ड ट्रंप हैं, जिनके दो ऐसे हित दिखते हैं जो अमेरिकी राष्ट्रीय हित से ऊपर हैं। पहला है पैसा कमाना। उन्होंने और उनके दूतों विटकॉफ और कुशनर ने इस युद्ध से बहुत बड़ा वित्तीय लाभ उठाया है और अब भी उठा रहे हैं। और दूसरा है अहां की तुष्टि। वे मीडिया और खबरों पर छाए रहते हैं। हर किसी का ध्यान उन्हीं पर है। और जिस तरह के घातक आत्ममुग्ध व्यक्ति वे हैं, उन्हें यह बहुत संतोष देता है। लेकिन बुनियादी समस्या यह है कि आप जानते हैं, आपने और मैंने भी उन सभी कारकों का जिक्र किया है जो इस युद्ध के जारी रहने के खिलाफ हैं, यानी दुनिया भर में आर्थिक मंदी या यहां तक कि महामंदी का खतरा और कीमतें लगातार बढ़ने पर अमेरिकी उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया। और वैसे भी युद्ध के कारण पहले ही कीमतों में काफी बढ़ोतरी हो चुकी है, लेकिन अभी वह बड़ा झटका नहीं आया है जिसका शायद हम आज सामना कर रहे हैं। अपने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार के घटने की वजह से, कीमतों को नियंत्रित न कर पाने की वजह से और इस तथ्य की वजह से कि जेट ईंधन और डीजल बनाने के लिए हमें फारस की खाड़ी से आने वाले खट्टे कच्चे तेल की जरूरत है। ये दोनों हमारी परिवहन व्यवस्था के लिए बेहद अहम है और कमी के कारण इन्हें भी कीमतों के झटके का सामना करना पड़ेगा। ये सारे कारक मौजूद हैं। सहयोगी देशों का दबाव भी है, जिनमें से कोई भी ये युद्ध नहीं चाहता। और हम खाड़ी के अरब देशों को देख सकते हैं जो 1966 में ब्रिटेन के इस क्षेत्र से हटने के बाद से अमेरिका के संरक्षित राज्य रहे हैं। हम देख सकते हैं कि वे चुपचाप ईरान से युद्ध के बाद की व्यवस्थाओं पर बात कर रहे हैं। मिनिसी और the growing Qadai Brigade. So this is all very bad, but it doesn't override Mr. Trump's personal. लेकिन इससे चीजों के प्रति श्री ट्रंप का निजी रवैया नहीं बदलता। मेरा मतलब है, किसी वजह से उन्हें यह आज़ादी महसूस होती है कि वे ईरान के नेता के पिता की हत्या कर दें, उन्हें घटिया आदमी कहें और फिर पलट कर कहें, अच्छा अब तुम्हें मेरे साथ समझौता करना होगा। मुझे लगता है कि अमेरिकी पक्ष ने इस युद्ध के असर को और इससे पहले की घटनाओं के ईरानी जनमत पर पड़े प्रभाव को बुनियादी तौर पर गलत समझा है और पहले भी गलत समझता रहा है। यह मान लिया गया था कि ईरान के लोग अपने ही शासन को दोष देंगे कि उसने किसी तरह उन्हें इस युद्ध में धकेल दिया, जबकि जाहिर है कि युद्ध उन्होंने शुरू नहीं किया। और फिर वे सरकार पर दबाव डालेंगे कि अमेरिका के साथ बातचीत करे, बाहर निकलने का कोई रास्ता निकाले। लेकिन मेरा मानना है कि इसका असर बिल्कुल उल्टा हुआ है, यानी बदला लेने की मांग ईरानी जनता कर रही है और IRGC इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ज्यादा व्यावहारिक है। Is more pragmatic, and I think very adroit in their conduct of diplomacy. Intimograge time namen is storied wordt naam ten heme boards system. It rigged get het. In alight. और इससे पश्चिम के कष्ट और अमेरिका और इजराइल की ये गलत धारणा खारिज होती है कि ईरान पर हमला करके ईरानी जनमत को सफलतापूर्वक युद्ध के विरोध में मोड़ा जा सकता है। अगले कुछ हफ्तों में पता चलेगा कि अमेरिकी जनमत को लेकर ईरानियों का आकलन सही है या नहीं। ईरानियों का साफ हिसाब है कि होर्मुज जलदमरूमध्य को बंद करके और ट्रंप प्रशासन के साथ सहयोग रोककर वे अमेरिकी प्रशासन को देश के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग कर सकते हैं। साथ ही बढ़ती उपभोक्ता कीमतों और कमी के कारण पैदा होने वाले राजनीतिक दबाव से उस पर ऐसा दबाव डाल सकते हैं जिसका विरोध नहीं कर पाएगा। And shortages that it will not be able to resist.
And therefore, their assumption, I believe, is और इसलिए मेरा मानना है कि उनका अनुमान यह है कि अमेरिका आखिर में वही करेगा जो उसने अंसार अल्लाह यानी यमन के हूतियों के साथ पहले दौर में किया था, यानी जीत की घोषणा करेगा और वहां से चला जाएगा। और यहां मैं एक बात कहना चाहता हूं जिसकी अहमियत को मेरा मानना है पर्याप्त रूप से नहीं समझा गया है। वही है कि करीब 25 जहाजों के उस बेड़े को, जिनमें से 1 या 2 परमाणु संचालित हैं, इट्स्ट्रॉम, ईंधन के लिए तेल चाहिए, और वो तेल इस क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है क्योंकि होर्मुज जलडमरूमद और अब बाब अल मंदब दोनों की नाकेबंदी है। इस पर मैं बात कर सकता हूं। ये अलग मुद्दा है, संबंधित तो है, लेकिन ईरान अमेरिका टकराव से अलग है। तो तेल अमेरिका और क्षेत्र से बहुत दूर स्थित दूसरी जगहों से आ रहा है। टैंकरों की एक लंबी कतार महासागरों से होकर हजारों किलोमीटर की यात्रा करती है, जो उस बेड़े को तैरता हुआ और चलता फिरता रखती है। दूसरी बात, स्थानीय स्तर पर खरीदने के लिए कोई खाना नहीं है, इसलिए सारा भोजन अमेरिकी स्रोतों या क्षेत्र से दूर दूसरे स्रोतों से आ रहा है। और आखिर में यह रसद के लिहाज से एक दुस्वप्न है। 5 महीने की तैनातियां और कुछ मामलों में चालक दल के लिए विदेशों में 1 साल से भी ज्यादा की तैनाती, चालक दल और उपकरणों पर भारी घिसावट पड़ रही कर नहीं है। ये टिकाऊ नहीं है कि ईरान इसे समझता है। तो मुझे लगता है कि वे यही देख रहे हैं, क्योंकि तब तक कोई बातचीत नहीं होगी जब तक अमेरिका बातचीत से पहले समझौता ज्ञापन के तत्वों पर सहमति नहीं देता, उनकी पुष्टि नहीं करता और उन्हें लागू नहीं करता, जब तक वह वे रियायतें पहले से नहीं देता और वास्तव में उन्हें अमल में नहीं लाता। बातचीत नहीं होगी और होर्मुज जलडमरूमध्य पर ईरान का नियंत्रण बना रहेगा। अमेरिका को फारस की खाड़ी से किनारे कर दिया जाएगा। इजराइल पहले से भी ज्यादा अलग थलग पड़ जाएगा। और इस लड़ाई के मौजूदा दौर में आखिरी कदम के तौर पर ईरान अमेरिकी ठिकानों और इजराइल पर हमला करने का फैसला करे भी सकता है या नहीं भी कर सकता है। हाल के दिनों में यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष की तीव्रता बढ़ने का अर्थव्यवस्था और उस सप्लाई चेन पर क्या असर पड़ रहा है जिसका आपने अभी जिक्र किया, खासकर इसलिए कि कजाकिस्तान का तेल सीपीसी पोर्ट के जरिए आमतौर पर यूरोप पहुंचता है, जहां उसका बड़ा हिस्सा रिफाइन किया जाता है। इससे रिफाइनिंग उत्पादन में बाधा आ रही है। इसके अलावा काला सागर के ये बंदरगाह गेहूं, उर्वरकों और दूसरे खनिजों के लिए भी बेहद अहम है। तो तेल बाजार और व्यापक रूप से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसके असर को आप कैसे देखते हैं? और मेरा दूसरा सवाल, जिसे मैं इसी के साथ जोड़ना चाहता हूं, यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि यूक्रेन ईरान के युद्ध और यूक्रेन के युद्ध को आपस में जोड़ने की कोशिश कर रहा है, शायद इस उम्मीद में कि अमेरिका रूस के खिलाफ उसके युद्ध के समर्थन में ज्यादा सीधे तौर पर आगे आए। यूक्रेन अभी रूस में और पश्चिम एशिया में भी जो कर रहा है, उसके प्रति नाटो या अमेरिका का रुख क्या है? इसमें बहुत सारे सवाल समाये हुए हैं। सबसे पहले, रूसियों ने ईरानियों की तरह ये निष्कर्ष निकाला है कि अमेरिका से बात करने और बातचीत करने का कोई मतलब नहीं है। अमेरिका न तो एक सुसंगत रुख अपना सकता है, किसी समझौते को लागू कर सकता है, न ही स्थिति को प्रभावी ढंग से समझ सकता है। वह अक्षम और बेईमान है। इसलिए यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई बातचीत नहीं चल रही है। स्थिति पश्चिमी यूरोपियों की युद्धोन्मादी सोच से और जटिल हो गई है। वे मानो ये कल्पना करते हैं कि रूस ने पश्चिमी यूरोप पर हमला किया था, जबकि वास्तव में पश्चिमी यूरोप ने नेपोलियन और हिटलर के रूप में उस इलाके पर हमला किया था जो आज रूस है। फिर भी अधिकांश यूरोपीय राजधानियों में रूस विरोधी भावना अजेय बनी हुई है। इसलिए युद्ध है, शांति नहीं है, और शांति की कोई बात नहीं हो रही है। यूक्रेन की जमीन पर रूसियों ने साफ तौर पर यह निष्कर्ष निकाला है कि धीरे धीरे लगातार आगे बढ़ना ही सही रास्ता है। इससे यूक्रेनी सशस्त्र बलों के बचे हुए प्रभावी हिस्से टुकड़ों में बंटते हैं
और धीरे धीरे क्षीण होते जाते हैं। वे बहुत संसाधनपूर्ण रहे हैं, लेकिन उनके पास सैनिकों की कमी है और इस रणनीति से लगातार रफ्तार से क्षेत्रीय बढ़त भी मिलती है। रूस ने अभी डॉनबास के कुछ अहम किलेबंद शहरों पर कब्जा किया है और उसे भरोसा दिखता है कि समय के साथ वह बाकी डॉनबास भी ले सकता है। इस बीच उसके खिलाफ यूक्रेन की बढ़ती कार्रवाई के जवाब में उसकी रिफाइनरियों और तेल सुविधाओं पर और काला सागर तथा अजोव सागर में जहाजरानी पर रूस ने कार्रवाई की है। उसने यूक्रेनी जहाजरानी के लिए काला सागर बंद कर दिया है और मुख्य जरगाह ओडेसा पर हमला। असल में रूस ने यूक्रेन को स्थलरुद्ध कर दिया है। अब उसे काला सागर के उन बंदरगाहों तक पहुंच नहीं है जिनका इस्तेमाल वह अपने निर्यात के लिए कर सकता था। और जैसा कि आप कह रहे हैं, ये सारे घटनाक्रम मिलकर दुनिया में पेट्रोलियम की आपूर्ति को और घटा रहे हैं, उर्वरक की आपूर्ति को और कम कर रहे हैं, और रूस व यूक्रेन जो अब दुनिया के अन्न भंडार हैं, दोनों से आने वाली जरूरी खाद्य आपूर्ति को रोक रहे हैं। तो ये सब पश्चिम, ग्लोबल साउथ और संयुक्त राज्य अमेरिका पर पड़ रहे राजनीतिक दबाव को और मजबूत करने के लिहाज से बहुत नकारात्मक है। ये सब बढ़ता जा रहा है। माफ कीजिए, आपका दूसरा सवाल क्या था? आपने आखिर में एक और सवाल भी शामिल कर दिया था। क्या आप मुझे याद दिला सकते हैं कि वह क्या था? हाँ, Peking. Sumaswell that Greenwich didn't the Georgia Corsi and Yuri Synerdic Gibamim Purwatha. ठीक है, अब मुझे याद आया। यूक्रेन दोनों मोर्चों को एक में जोड़ने की कोशिश कर रहा है। इसकी झलक कैस्पियन सागर में जहरानी पर हुए हमले में दिखती है। हाँ, मेरा मतलब है ये एक समस्या है। अगर आप किसी सहयोगी को, आप जानते हैं, चीन इसे समझता है और मेरा मानना है कि भारत भी शायद समझता है, तो गठबंधन संपत्ति होने के साथ साथ दायित्व भी होते हैं, बल्कि वे संपत्ति से ज्यादा दायित्व हो सकते हैं। चीन का आकलन साफ तौर पर यही है, क्योंकि अगर आप किसी सहयोगी को संसाधन और उपकरण देते हैं और उसका समर्थन करते हैं, तो वह ऐसे काम कर सकता है जो आप नहीं चाहते कि वह करे, और अनजाने में आपको भी उनमें फंसा सकता है। और यूक्रेन ठीक यही करता हुआ दिख रहा है। यानी पश्चिम एशिया में ट्रंप प्रशासन की शर्मिंदगी का सहारा लेकर यूक्रेन टूर So that is, yes, that is happening. I don't know how successful that is, but I would say मुझे नहीं पता कि वह कितना सफल है, लेकिन मैं कहूँगा कि यूक्रेन की अतिरिक्त तकनीकी हस्तांतरण और उत्पादन सुविधाओं की मांगों पर ट्रंप प्रशासन की प्रतिक्रिया इस बात से मेल खाती है कि वह अमेरिकी सशस्त्र बलों के पास गोला बारूद की कमी या इंटरसेप्शन क्षमता की कमी होने से इनकार करता है। एक तरफ वे इससे इनकार करते हैं और दूसरी तरफ वे कहते हैं कि जिन कमियों के अस्तित्व से वे इनकार करते हैं, उन्हें दूर करने के लिए वे बड़े निवेश कर रहे हैं। लेकिन समस्या यह है कि अगर मौजूदा सुविधाएं पहले से मौजूद भी हों, तब भी एक पैट्रियट मिसाइल बनाने में 3 से 4 साल लगते हैं, कम से कम 2 साल। तो यूक्रेनी जितने चतुर है, और वे बहुत चतुर हैं, रूसी भी उतने ही चतुर हैं। वे बहुत मिलते जुलते लोग हैं, बिल्कुल एक जैसे नहीं, लेकिन समान हैं। आप जानते हैं, यूक्रेन को जो भी चीज भेजी जा रही है, उसका व्यावहारिक असर 2030 के दशक में कभी जाकर ही होगा। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी यूक्रेन को युद्ध क्षेत्र में जो हो रहा है उससे बचाने के लिए। और यूरोपीय समर्थन, खासकर ब्रिटिश समर्थन के साथ यूक्रेन जो भी बढ़त वाला कदम उठाता है, और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के सहारे जो निशाना साधने की जानकारी देती हैं, यूक्रेन का हर ऐसा कदम रूस की तरफ से जवाबी बढ़त पैदा करता है। तो ये हारने वाला खेल है। अगर आप क्षय के युद्ध में हैं और आप छोटे कमजोर पक्ष हैं, तो ये आपके नुकसान में जाता है, और इसलिए यूक्रेन उधार के समय पर जी रहा है। आपने अपने शुरुआती वक्तव्य में सऊदी अरब पर काफी बात की।
मेरा एक फॉलो अप सवाल है। आपने कहा कि सऊदी अरब अब जाहिर है अपनी जमीन पर हुए कुछ हमलों का बदला लेना चाहता है और इराक में या व्यापक रूप से पूरे क्षेत्र में ईरान समर्थित या ईरान से जुड़े समूहों को भी काबू में रखना चाहता है, सही? लेकिन ये भी एक बदलाव है। मेरा मतलब है, जैसा आपने कहा, ये पारंपरिक सऊदी नीति के अनुरूप है, लेकिन साथ ही ये उस चीज से भी अलग है जो हमने हाल में 2 समझौतों में देखी थी। यमन से पीछे हटने का सऊदी अरब का फैसला, चाहे वह किसी समाधान तक पहुंचने की कोशिश थी या स्थिति को जैसा था वैसा ही स्थिर कर देने की कोशिश, या मोहम्मद बिन सलमान का वैचारिक रुख के बजाय ज्यादा व्यावहारिक रुख, या ईरान के साथ सऊदी अरब की बातचीत, इन सभी बातों पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो मेरा सवाल यह है, भले ही ये क्षेत्र में सऊदी अरब की पारंपरिक नीति के अनुरूप हो, लेकिन हाल के वर्षों में सऊदी अरब से जो हमने देखा है उसके मुकाबले उस पारंपरिक व्यापक विदेश नीति पर फिर से लौटने का क्या महत्व है? खासकर इसलिए कि सऊदी अरब कतर, कुवैत या बहरीन नहीं है, वह इस क्षेत्र की एक बड़ी ताकत है, और क्षेत्रीय राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा? हाँ, मेरा मानना है कि यहाँ असल मुद्दा यमन में हो रहे घटनाक्रम और उनके नतीजे हैं। सऊदी अरब बेशक यमन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार का समर्थन करता है और उसे प्रायोजित करता है। वह सरकार सना में नहीं बल्कि अदन में है, और सऊदी अरब अंसार अल्लाह का विरोध करता है। जैसा कि आपने कहा, पिछले 4 वर्षों से सऊदी अरब की एक वास्तविक संयम बरतने की नीति रही है। साथ ही यमन में संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ सऊदी अरब की कुछ रणनीतिक चालें भी चली हैं, लेकिन मूल रूप से अंसार अल्लाह यानी हूतियों के साथ एक युद्ध विराम था। वह युद्ध विराम तब टूटा जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार ने सना हवाई अड्डे पर हमला किया। इसका उद्देश्य ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामेनी के अंतिम संस्कार की व्यवस्थाओं के सिलसिले में ईरान आने जाने वाले यमनी प्रत्यक्ष पेरुगियाल बरेट किंग मोंडो 4 हूथियों के पास सऊदी अरब को उस हमले के लिए जिम्मेदार ठहराने की पूरी वजह थी जो उसके प्रॉक्सी यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार ने किया था, और उन्होंने ऐसा किया भी। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके लिए वास्तव में सऊदी अरब जिम्मेदार है। फिर उन्होंने सऊदी अरब के दक्षिण पश्चिम में स्थित आबा हवाई अड्डे पर हमला किया। आप जानते हैं, ऐतिहासिक रूप से ये इलाका यमन का हिस्सा था, लेकिन 1933 में सऊदी अरब का हिस्सा बन गया। इससे सऊदी यमनी युद्ध फिर शुरू हो गया, जिसमें अब दोनों तरफ से हमले और जवाबी हमले हो रहे हैं। इसलिए सऊदी अरब के पूर्वी प्रांत में तेल के बड़े आदान प्रदान केंद्र अब कैक पर इराकी प्रतिरोध बलों के हमलों के अलावा अब यमनियों के हमले यनबू की रिफाइनरियों और सऊदी अरब के पश्चिमी तट यानी लाल सागर के तट पर अन्य जगहों पर भी हो रहे हैं। मुझे लगता है कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे नहीं लगता कि सऊदी चाहते हैं कि यह जारी रहे, लेकिन मैं इसमें उनके लिए एक सकारात्मक पहलू जरूर देखता हूँ। वह है कि हौथियों और अंसार अल्लाह के खिलाफ अमेरिका के साथ तालमेल बिठाने का यह उनके लिए एक और मौका है। हौथी और अंसार अल्लाह सागर के मुहाने पर स्थित बाब अल मंदब की अपनी नाकेबंदी, चुनिंदा नाकेबंदी के खिलाफ अमेरिकी हस्तक्षेप का इंतजार कर रहे हैं। अब मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये एक चुनिंदा नाकेबंदी है। ये सिर्फ सऊदी जहाज़ों या सऊदी संबंध वाले जहाज़ों पर लागू होती है और उन सभी पर भी नहीं। हमने देखा है कि यानबू से सऊदी तेल ले जा रहे 2 सऊदी टैंकर खुद को चीनी स्वामित्व और संचालन वाले जहाज बताकर बाब अल मंदब जलडमरू मध्य को सफलतापूर्वक पार कर गए। By broadcasting that they are Chinese-owned and operated ships, and clearly the Ansar Allah does not want to get. और साफ तौर पर अंसार अल्लाह अपने खिलाफ चीन को इसमें शामिल नहीं करना चाहता, इसलिए उसने चीन से जुड़े तेल व्यापार को छूट दे रखी है। चीन की तेल आयात करने की क्षमता पर उतना गंभीर असर नहीं पड़ा है जितना लोग समझते हैं। चीन ने 2 काम किए हैं, या कहूँ 3। पहला, उसने नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर बढ़ाकर तेल की खपत सफलतापूर्वक कम की है।
अब इसमें भारी ट्रक भी इलेक्ट्रिक वाहनों के तौर पर शामिल है। उसने अपनी रिफाइनरियों को आयात घटाने का निर्देश दिया है और साथ ही डीजल तथा जेट ईंधन के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने को भी कहा है। इससे दक्षिण पूर्व एशिया के लोग परेशान हैं जो इन चीनी रिफाइनरियों पर निर्भर हो गए हैं। खैर, इसके अलावा मलक्का जलडमरूमध्य में और मलेशिया के तट के पास टैंकरों में ईरानी तेल की काफ़ी मात्रा जमा है जो चीन को उपलब्ध है। इसलिए चीन को वास्तव में यहाँ कोई खास नुकसान नहीं हुआ है, जबकि भारत में आप लोगों को और दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया या उत्तर पूर्व एशिया के अन्य देशों को जो फारस की खाड़ी के तेल के प्रमुख उपभोक्ता हैं, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो आप जानते हैं, जहां तक अमेरिकी रणनीतिक कल्पनावादियों की बात है, और लगता है कि हमारे पास ऐसे लोगों की अच्छी खासी तादाद है, वे सोचते हैं कि फारस की खाड़ी में हमने जो किया है उससे किसी तरह चीन पंगु हो जाएगा। ये गलती है, ऐसा नहीं हुआ है। इससे बाकी सब पंगु हुए हैं, लेकिन चीन नहीं। क्या ये अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्तों में एक और निर्णायक मोड़ है? क्योंकि मुझे लगता है कि हाल के दिनों में, यानी बिल्कुल हाल के दिनों में, अमेरिकी सऊदी अरब को पहले के मुकाबले ज्यादा अपने करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए, युद्ध के दौरान और पिछले कुछ वर्षों की घटनाओं के समय की तुलना में, शायद इसलिए कि उन्होंने यूएई और खाड़ी के दूसरे छोटे देशों की कमजोरियां देख ली हैं। तो क्या ये कहना सही होगा कि अमेरिकी फिर से सऊदी अरब पर दाम लगा रहे हैं, चाहे वह परमाणु समझौते पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान हो और सऊदी अरब का अब्राहम समझौतों का हिस्सा होना, या फिर ईरान पर उनका संयुक्त हमला? मुझे लगता है कि सऊदी अरब पर फिर से भरोसा करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि उन्हें इजरायल के अलावा वहां एक ठिकाना चाहिए। जैसा कि आपने बताया, वे अब इजरायल पर लगातार ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं। Israel, which you described that they are relying more and more on Israel now. Also on Yemen, it seems that traditionally यमन के मामले में भी ऐसा लगता है कि परंपरागत रूप से अमेरिका का हित अमीरातियों के हितों के ज्यादा करीब रहा है, क्योंकि उनका ध्यान दक्षिणी इलाकों, बंदरगाहों और समुद्री रणनीतिक हितों पर रहा है, जबकि सऊदी अरब का हित ज्यादा आंतरिक शासन से जुड़ा हुआ है। तो हाँ, मेरा मुख्य सवाल आपसे ये है, क्या वॉशिंगटन की ओर से सऊदी अरब को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने की कोई ज्यादा सक्रिय कोशिश हो रही है? मैं इसे इस तरह नहीं कहूंगा। मेरा मानना है कि ये कहना सही है कि अमेरिका सऊदी अरब के साथ अपने प्रभाव, संपर्क और सहयोग के बड़े हिस्से खो रहा है। सऊदी अरब ने ईरान के खिलाफ अपने क्षेत्र में मौजूद सुविधाओं के अमेरिकी इस्तेमाल पर पाबंदियां लगाई हैं। जैसा कि मैंने संकेत दिया, वे अब इसकी भरपाई इराक में प्रतिरोधी बलों पर हमलों में भागीदारी करके कर रहे हैं, और यमन के साथ भी किसी तरह का जुड़ाव हो सकता है। लेकिन ये अमेरिका सऊदी संबंधों को बढ़ाने या सऊदी अरब पर अमेरिका की निर्भरता बढ़ाने की कोशिश उतनी नहीं है, सिवाय एक मायने में। आपने अब्राहम समझौतों का जिक्र किया। ये अमेरिका के लिए एक घरेलू अनिवार्यता है। पश्चिम एशियाई क्षेत्र की हकीकत से उनका वास्तव में कोई लेना देना नहीं है, जहां सऊदी अरब जैसे देशों की आबादी भारी बहुमत में इजरायल के साथ संबंध सामान्य करने के विचार के खिलाफ है। लेकिन राजनीतिक तौर पर यह डोनाल्ड ट्रंप के जायनिस्ट धनिक समर्थकों को, श्री नेतन्याहू को और पूरे जायनिस्ट लॉबी को आकर्षक लगता है। इसलिए मेरे विचार में यह घरेलू राजनीति से प्रेरित नीति है। जहां तक सऊदियों का सवाल है, मुझे लगता है कि वे बहुत चतुराई से अमेरिका के साथ अपने रिश्ते के कुछ तत्वों को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही वॉशिंगटन से दूरी भी बना रहे हैं। इसलिए वे सीमित संदर्भों में अपनी उपयोगिता दिखा रहे हैं, मसलन इराक के मामले में, शायद यमन के मामले में। लेकिन वे उस मुख्य चीज को रोक कर रख रहे हैं जो वॉशिंगटन चाहता है, यानी ईरान के खिलाफ सहयोग। which is cooperation against Iran.
there's one thing with और आप जानते हैं एक बात है जिसका मैंने जिक्र नहीं किया है, जबकि मेरे ख्याल से उसका जिक्र होना चाहिए। इस संदर्भ में वह सऊदी अरब के लिए अहम है, जो अब चीनी स्वामित्व वाले और चीनी संचालित जहाज़ों को छोड़कर स्वेज के रास्ते ही तेल निर्यात करने तक सीमित है, यानी कम मात्रा में छोटे जहाज़ों के जरिए। वह बात यह है कि होर्मुज जलडमरूमद के नियंत्रण और वहां लागू होने वाली शर्तों को लेकर ईरान और ओमान के बीच सक्रिय बातचीत चल रही है। और इस पर मेरी दो टिप्पणियां हैं। पहली, ऐसा लगता है कि ओमान ने एक प्रस्ताव दिया था जिसमें स्वैच्छिक शुल्क और नियंत्रण व्यवस्था का विस्तार करके उसमें खाड़ी सहयोग परिषद के दूसरे सदस्यों को शामिल करना था। हमारे पास इसका पूरा विवरण नहीं है। Gregory Wodehagism persistent Bunyeta Berman Roth की इसे खारिज कर दिया है। this has been rejected by Iran. The latest report माफ कीजिए, अल जजीरा में मैंने जो ताज़ा रिपोर्ट पढ़ी थी उसके मुताबिक उन्होंने 50-50 का प्रस्ताव दिया था और ईरान ने कहा कि हमारे क्षेत्रीय जल क्षेत्र की तरफ 50%, लेकिन आपकी तरफ 50% नहीं। उस पर ईरान को ज्यादा नियंत्रण चाहिए। I think that's part of it, the split. मुझे लगता है कि विभाजन का ये भी एक हिस्सा है, लेकिन बुनियादी सवाल यह है, शुल्क अनिवार्य है या स्वैच्छिक? इसलिए ओमान इस मुद्दे पर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ वह खाड़ी सहयोग परिषद के अपने साथी सदस्यों को संतुष्ट कर रहा है और दूसरी तरफ ईरानी शर्तें पूरी कर रहा है। इस मामले में सारे पत्ते ईरान के हाथ में हैं, और यह बात खास तौर पर तब तक सच है जब तक अमेरिका अपनी नाकेबंदी के जरिए ईरानी नाकेबंदी को और मजबूत करता रहता है। तो यह एक बात है, और यहां मैं एक बात कहना चाहता हूं। होर्मुज जलडमरूमध्य में नियंत्रण व्यवस्था के दांव पर बहुत कुछ लगा है, क्योंकि ये दूसरे जलडमरूमध्यों के लिए एक मिसाल कायम करती है। ये समुद्री कानून की उस पारंपरिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव है जो समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में निहित है, और यह अंतर्राष्ट्रीय कानून में ऐसे बदलाव का संकेत होगा जो इजरायली दृष्टिकोण के अनुरूप है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का विकास उसके उल्लंघनों के जरिए होता है। उल्लंघन नई वास्तविकताएं और नर्म पैदा करते हैं। होर्मुज जलडमरूमध्य में नियंत्रण व्यवस्था का अंतिम स्वरूप क्या होगा, इसमें बहुत कुछ डमरूफज्ञान, खासतौर पर उदाहरण के लिए आपके अपने देश के लिए, जो हमेशा फारस की खाड़ी से आने वाली ऊर्जा पर निर्भर रहेगा और जिसका नियमन होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरने वाले मार्ग से होगा। तो मेरा तर्क है कि ये वह क्षण है जब एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन को ईरान और ओमान के बीच की चर्चाओं में शामिल होना चाहिए और ऐसे नियम बनाने की कोशिश करनी चाहिए जो फारस की खाड़ी में नौवहन की स्वतंत्रता और ऊर्जा स्रोतों तक पहुंच के उनके हितों को कम से कम नुकसान पहुंचाएं। कुछ न कुछ नुकसान तो हमेशा होगा। दूसरे शब्दों में, अगर अंतर्राष्ट्रीय कानून बदला जा रहा है तो उस बदलाव को गढ़ने में भाग लेने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का प्रयास कहाँ है, ताकि जो लोग इस पर निर्भर हैं उनके लिए ये पूरी तरह नुकसानदेह न बन जाए। वैसे संयुक्त राज्य अमेरिका होर्मुज जलडमरूमध्य पर बिल्कुल निर्भर नहीं है। फारस की खाड़ी में हमारी भागीदारी शीत युद्ध के दौरान और उसके बाद वैश्विक पुलिसकर्मी और वैश्विक अर्थव्यवस्था के नियामक के रूप में हमारी भूमिका का विस्तार थी, लेकिन ट्रंप प्रशासन को इन दोनों में से किसी भी भूमिका में दिलचस्पी नहीं है। बात बस इतनी है कि क्षेत्र में पहले इजरायल या वैश्विक स्तर पर पहले अमेरिका। तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का यहाँ हित जुड़ा हुआ है जिसे वो अपने ही नुकसान के लिए नजरअंदाज करता दिख रहा है। और मैं होर्मुज जलडमरूमध्य पर अपनी बात यहीं खत्म करता, बस ये कहने के अलावा कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस जलडमरूमध्य में अपने लिए एक स्ट्रेट जैकेट बना ली है, वही STRAIT, यानी जलडमरूमध्य वाला स्ट्रेट, सीधे सीधे रेखा वाले स्ट्रेट न फ्रेक्ट वर्चेलिंग विक्साइव जुरी क्लूट समानी with a सामान्य टेक्स्ट बुद text that pops up on video programs. Yeah,
want to end by asking a brief question on मैं खेती पर एक संक्षिप्त वर्ड्स बात खत्म करना चाहूँ क्योंकि इस इंटरव्यू के बाद आपको एक भाषण निस्तना है, लेकिन उसनीज मालिंग तुर्की और क्षेत्र में उसकी भूमिका पर बस एक सवाल। हमने खबरों में देखा है कि इजराइल और तुर्की के रिश्ते, मुझे नहीं पता कि उन्हें खराब रिश्ते कहना चाहिए या नहीं, लेकिन वे निश्चित रूप से सीधे साधे नहीं हैं। मामला जटिल है। लगता है नेतन्याहू को एर्दोआन और तुर्की का राष्ट्रवाद पसंद नहीं है। अमेरिका जाहिर है हथियार बेचना चाहता है। जैसा डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, किसी को हमें ये बताने का हक नहीं कि हम क्या बेचते हैं और किसे बेचते हैं। वैसे ये सच नहीं है। हाँ 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 हाँ। और फिर खासकर सीरिया में हितों का जबरदस्त टकराव है। ऐसे समय में जब सीरियाई राज्य बिल्कुल भी मजबूत नहीं है और विदेशी प्रतिस्पर्धा के प्रति असुरक्षित है, तो पश्चिम एशिया की राजनीति में तुर्की की भूमिका या उसकी महत्वाकांक्षा को आप कैसे देखते हैं, और क्षेत्र में महाशक्ति राजनीति के संदर्भ में ये कैसे सामने आएगी? तुर्की यूरोपीय संदर्भ में भी, यूरेशियाई संदर्भ में भी और पश्चिम एशियाई संदर्भ में भी एक बड़ी ताकत है। उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इजराइल के साथ उसके रिश्तों को मैं विरोधपूर्ण कहूंगा। तुर्की की जनता गाजा में हो रहे नरसंहार से भारी तौर पर घृणा करती है और नेतन्याहू तथा उनकी सरकार के प्रति बेहद विरोधी है। वह उस कट्टर जायोनिज्म के भी हिंसक रूप से खिलाफ है जो अब इजराइल पर शासन कर रहा है। और मैं ये भी जोड़ दूं कि वह उसके इस्लामी रूप यानी इस्लामिक स्टेट के भी उतने ही खिलाफ है। मेरा मतलब है, अब जायोनिज्म और यहूदी धर्म के साथ उसके रिश्ते में तथा इस्लामिक स्टेट और इस्लाम के साथ उसके रिश्ते में वास्तव में बहुत ज्यादा फर्क नहीं रह गया है। ये दोनों ही उन बुनियादी धार्मिक सिद्धांतों के विकृत रूप हैं जो परंपरागत रूप से प्रचलित रहे हैं। इजराइल अच्छी तरह समझता है कि भू राजनीति में तुर्की का केंद्रीय स्थान है, उसका प्रभाव है, और मध्य एशिया, रूस, यूरोपीय संघ, नाटो, सीरिया, इराक, ईरान, ग्रीस, साइप्रस, बाल्कन, पूर्वी भूमध्य सागर, फिलिस्तीन, खाड़ी के अरब देशों और अफगानिस्तान के मामलों से निपटने में वह एक अनिवार्य साझेदार है। अफगानिस्तान, जो बेशक दक्षिण और मध्य एशिया के बीच स्थित है, और अफ्रीकी मामलों में तुर्की एक बड़ी और लगातार बढ़ती ताकत है। अमेरिका के लिए भी उसके साथ संबंध बेहद महत्वपूर्ण है और तुर्की इजराइल के प्रति विरोधी रुख रखता है। इजरायली रणनीतिक सोच रखने वाले लोग उसे दुश्मन, संभावित दुश्मन, सक्रिय दुश्मन के रूप में देखते हैं। इसलिए इस संघर्ष में सचमुच काफी कड़वाहट आ गई है। मिस्टर एर्दोआन बेशक बहुत कुशल राजनेता हैं। उनकी राजनीति के बारे में आपकी जो भी राय हो, और वे इजराइल के प्रति अरब और ईरानी विरोध भाव का बहुत कुशलता से अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मकसद पूरे क्षेत्र में अफ्रीका के हॉर्न क्षेत्र समेत पारंपरिक तुर्की प्रभाव की फिर से स्थापना करना है। तो बुनियादी तौर पर यह इजराइल और तुर्की के बीच प्रभाव और प्रभाव क्षेत्रों की होड़ है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, यह शिक्षाप्रद मामूली सी बात है, लेकिन शायद दिलचस्प लगे। जब आप एर्दोआन का उच्चारण करते हैं तो उस जी के ऊपर लगा छोटा सा निशान लैटिनीकृत तुर्की लिपि में अरबी लिपि का बस वही एक अवशेष है। अरबी में एक अक्षर होता है जिसे वाव कहा जाता है और w उसी का प्रतिनिधित्व है and that is what that was intended to represent. So the people who devised the Latin alphabet for Turkey, तो जिन लोगों ने तुर्की के लिए लैटिन वर्णमाला बनाई, उन्होंने उसमें अरबी लिपि का एक छोटा सा तत्व बचाकर रखा। उसमें वह जी अक्षर W की तरह बोला जाता है। इसलिए हर कोई वही गलती करता है। मैंने भी की थी। मैं बहुत मूर्ख हूं, इसलिए तुर्की में मुझे यह समझना शुरू करने में कई दिन लग गए कि मैं उस अक्षर को सही नहीं पढ़ रहा था। खैर, तुर्की कहीं नहीं जा रहा। वह किसी न किसी रूप में हजारों सालों से एक ताकत के तौर पर मौजूद रहा है। शुरुआत हित्तियों से हुई, जिन्होंने करीब 1500 ईसा पूर्व थोड़े समय के लिए इस क्षेत्र पर प्रभुत्व कायम किया था।
इसलिए इज़राइल का तुर्की की दिशा को लेकर चिंतित होना सही है, लेकिन यह सोचना बेशक बिल्कुल गलत है कि वह सैन्य बल से तुर्की का मुकाबला कर सकता है। बल प्रयोग की बात आए तो तुर्क कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं है, जैसा कि कोई भी कुर्द या उत्तर कोरियाई आपको बता देगा। Yeah, thanks for pointing out that. हाँ जी, और डब्ल्यू की उस गलती की ओर ध्यान दिलाने के लिए धन्यवाद। अंत में मैं आपसे कूटनीति के बारे में पूछना चाहता था। आपने कहा कि आपका एक व्याख्यान बहुत जल्द होने वाला है, तो इस समय ये व्याख्यान क्यों? हम में से बहुत लोग सोच रहे हैं कि आगे चलकर कूटनीति की भूमिका क्या होगी, ऐसे दौर में जिसे, या कहें ऐसे दौर में जहां सुर्खियां ज्यादा युद्धों और सनसनीखेज चीजों पर होती हैं। ड्रोन, मिसाइलें, फ्रांस, रूस, उत्तर कोरिया, ईरान, चीन, पश्चिम के मुकाबले। मेरा मतलब है मीडिया में भू राजनीति को इन्हीं शब्दों में पेश किया जा रहा है, और बेशक हर जगह कूटनीति चल रही है। मेरा मानना है कि चीनी लोग अपने तरीकों से ये कर रहे हैं, लेकिन हाँ, ये व्याख्यान क्यों और कूटनीति की चल रही भूमिका के बारे में आपकी क्या सोच है? दरअसल मैं यान प्राउड के संचालित एक कार्यक्रम में शामिल हो रहा हूं जो खुद को पीसमोंगर कहते हैं। वह एक ब्रिटिश राजनयिक हैं जिन्होंने रूस में सेवा दी है। रूस के प्रति ब्रिटेन की नीतियों को लेकर उन्हें आपत्तियां रही हैं। उनका मानना है कि उन नीतियों ने रूस की वास्तविकताओं को बुनियादी तौर पर गलत समझा है और वे उल्टा नुकसानदेह साबित हुई हैं। उन्होंने मुझे कूटनीति पर बात करने के लिए बुलाया है, जिसके बारे में उन्हें बहुत जानकारी है, इसलिए मैं खुशी से ऐसा करूंगा। बस इतना कहूंगा कि मीडिया को ऐसी चीजें पसंद आती हैं जो रात में धमाके के साथ होती हैं, और आप जानते हैं विस्फोटक ताकत से सब कुछ रोशन कर देती हैं। लेकिन ये आप जानते हैं ज्यादा से ज्यादा ध्यान भटकाने वाली बात है। कूटनीति चलती रहती है, युद्धों के दौरान भी, खासकर युद्धों के दौरान। यहाँ मेरे ख्याल से सबसे जाना माना उदाहरण 1962 के चीन भारत युद्ध और मन 79 के चीन वियतनाम युद्ध के दौरान चीनी कूटनीति का है। इन दोनों मामलों में चीन ने एक कूटनीतिक संदेश देने के लिए बल का इस्तेमाल किया, और भारत तथा हनोई के मामले में नई दिल्ली और हनोई ने युद्धों के दौरान अपने दूतावास खुले रखे, उन्हें काम करते रहने दिया, जो दूतावास वापस बुलाने की यूरोपीय प्रथा के उलट था। क्यों? क्योंकि आप दुश्मन से संपर्क नहीं खोना चाहते, चाहे कूटनीतिक स्तर पर हो या युद्ध के मैदान में। अगर ऐसा होता है तो आपके चौंक जाने की संभावना रहती है। आपका दुश्मन आपके उद्देश्यों और इरादों को गलत समझ सकता है, इसलिए आप कूटनीतिक रास्ते खुले रखना चाहते हैं। पश्चिम ने मॉस्को और तेहरान दोनों के साथ अपने संबंधों में यही गंभीर गलती की है। इससे उन देशों की अंदरूनी परिस्थितियों के बारे में भ्रम पैदा होते हैं जिन पर ये राजधानियां शासन करती हैं, और उनकी विदेश नीतियों के पीछे के उद्देश्यों को लेकर भी भ्रम पैदा होता है। लेकिन इन सब का निष्कर्ष मैं बस इतना कह कर देना चाहता हूं कि इस समय हम एक नई विश्व व्यवस्था में जी रहे हैं। ये ऐसी व्यवस्था है जिसमें, जैसा कि मैं तर्क देता रहा हूं, हम एक बहुकेंद्रीय दुनिया को उभरते देख रहे हैं। यहाँ केंद्र से मतलब है कई तरह के संबंधों को जोड़ने वाला बिंदु, आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य, सांस्कृतिक, और नोड्स मिलकर नेटवर्क बनाते हैं, और समय के साथ नेटवर्क और नोड्स बदलते रहते हैं। इसलिए नोड्स वास्तव में द्विआयामी नहीं बल्कि चतुर्थायामी है। ध्रुव या बहुध्रुवीय दुनिया की अवधारणा द्विआयामी है, और वह सिर्फ द्विध्रुवीय आधार पर ही काम करती है। हम एक कहीं अधिक जटिल दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ मायनों में यह 19वीं सदी के यूरोप के शक्ति संतुलन वाले माहौल जैसा है, लेकिन जाहिर है यह उससे बहुत अधिक जटिल है, क्योंकि वहां 5 शक्तियां थीं जबकि यहां बहुत अधिक है, और यहां क्षेत्रीय वर्चस्व वाली शक्तियां भी हैं, साथ ही वैश्विक प्रभाव के दावेदार भी।
तो मेरा तर्क यह है कि इस समय कूटनीति बड़े धमाकों पर मीडिया के गलत ध्यान के कारण धुंधली पड़ गई है और भू राजनीतिक स्तर पर क्या हो रहा है उसकी अनदेखी हो रही है। ये कुछ हद तक उन धमाकों का नतीजा है, लेकिन क्या समर्थ राज्यों के बीच होनी बथरंग संवाद कहीं नहीं था। Communication between capitals that is not visible. But this is disorder will lead to an explosive. लेकिन जैसे जैसे बहुकेंद्रित व्यवस्था उभरती है, यह व्यवस्था कूटनीति को शासन कला के एक केंद्रीय तत्व के रूप में विस्फोटक ढंग से फिर से जीवित करेगी। इसलिए भारत जैसे देश के लिए, जिसने परंपरागत रूप से अपनी गुटनिरपेक्षता को बहुत सावधानी से संभाल कर रखा है, इसका मतलब मुख्यतः सैन्य नहीं बल्कि कूटनीतिक रणनीति अपनाना है। बेशक दक्षिण एशिया में वर्चस्व को संभालने की आपकी एक समस्या है जिसे आपके कुछ पड़ोसी बहुत पसंद नहीं करते, लेकिन आपके पास एक बहुत उत्कृष्ट विदेश मंत्री हैं जो साफ तौर पर समझते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। और भारत में कूटनीति की एक परंपरा है जिसकी जड़ें कई स्रोतों में हैं, ब्रिटिश दौर में, मुगल काल में और उससे भी पहले अर्थशास्त्र के दौर में। इसलिए मेरा मानना है कि कूटनीति मरी नहीं है। I think diplomacy is not dead. Like a phoenix that is burned in the fire. जैसे फीनिक्स पक्षी आग में जलकर फिर से अपना रूप बना लेता है और पुनर्जन्म लेता है, वैसे ही उसका भी पुनर्जन्म होगा। यह प्रासंगिक नहीं है, यह अध्ययन करने की चीज है। और वैसे भी आप इसे पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत के जरिए नहीं समझा सकते। वह शीत युद्ध की उपज है, गेम थ्योरी पर बहुत ज्यादा केंद्रित है और सांस्कृतिक रूप से अटिस्टिक है। वह सांस्कृतिक कारकों को ध्यान में नहीं रखता। इसलिए अगर मैं भारतीयों, चीनियों, थाई लोगों या इंडोनेशियाई लोगों से बात करूं, तो मुझे हर एक के साथ अलग तरीका अपनाना होगा, क्योंकि सांस्कृतिक कारक, सोचने की प्रक्रिया, ऐतिहासिक समझ, पृष्ठभूमि और राष्ट्रीय हित सब अलग हैं। इसलिए मुझे लगता है कि कूटनीति का पुनर्जागरण होने वाला है। दुर्भाग्य से मैं उसे देखने के लिए मौजूद नहीं रहूंगा क्योंकि इसमें समय लगेगा, लेकिन मुझे इस अनुमान पर भरोसा है। I'm confident of that prediction. Yeah, you never know. हाँ, आप कभी नहीं जानते। कभी कभी चीजें बहुत तेजी से हो जाती हैं। हम यही बात समाप्त करते हैं। राजदूत फ्रीमैन, ये बेहद मददगार और विचारोत्तेजक बातचीत रही। अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थियो, मैं इसकी सराहना करता हूँ। Thank you so much for your time. I appreciate it. Kerk have more medic sanctions have maligoid. Raheem Thamberfully. धन्यवाद। Thank you. Hi, my name is Ayushman. नमस्ते, मेरा नाम आयुष्मान है। मैंने ज्योतिष्मान के साथ मिलकर यह प्लेटफॉर्म शुरू किया है। पिछले 2 वर्षों में हमने वामपंथी और प्रगतिशील ताकतों के लिए सामग्री तैयार करने की कोशिश की है। अब तक हमने अर्थशास्त्रियों, इतिहासकारों, राजनीतिक टिप्पणीकारों और कार्यकर्ताओं के इंटरव्यू किए हैं। अगर आपको अब तक हमारा कंटेंट पसंद आया है और आप चाहते हैं कि हम वामपंथ के लिए एक आर्काइव तैयार करें, तो आपसे मेरी 2 अपीलें हैं। कृपया इस उद्देश्य के लिए दान करने पर विचार करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो उदास मत होइए। आप हमेशा हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं। आखिर में सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिए। Finally, don't forget to hit the subscribe button.